हेलो दोस्तों, मस्ती की पाठशाला में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दृष्टिकोणों के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए विद्वानों के द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन सभी दृष्टिकोणों में से ये 3 दृष्टिकोण काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं। हमने पिछली वीडियो में लिबरलिस्टिक आइडियलिस्टिक अप्रोच अर्थात उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि अप्रोच क्या होती है, उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण क्या है। हमने इसकी मान्यताओं एवं विशेषताओं के बारे में भी जाना था और साथ ही साथ यह जाना था कि इस दृष्टिकोण की आलोचना विद्वानों के द्वारा क्यों की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रियलिस्टिक अप्रोच अर्थात यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है, क्या-क्या इसकी मान्यताएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या अंतर है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं किया जाता था। विद्वान राजनीति शास्त्र के अंदर एक देश अर्थात राज्य की राजनीति का अध्ययन करते थे या फिर यूरोपियन देशों के बीच में जो राजनीति होती थी उसका अध्ययन विद्वानों के द्वारा कर लिया जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में समूचे विश्व में जब जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए 1919 में द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक विभाग की शुरुआत की जाती है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि प्रथम विश्व युद्ध की भयंकर तबाही ने विद्वानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में संघर्ष क्यों होता है, वे युद्ध क्यों लड़ते हैं, कैसे विश्व के संघर्षों को समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और विश्व स्तर पर शांति को स्थापित करते हुए समूचे विश्व के लिए विकास के मार्ग को तलाशा जा सकता है। इन्हीं प्रश्नों की खोज करने के लिए उदारवादी विद्वानों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचार दिए गए वो विचार उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोणों के नाम से जाने गए। उदारवादी आदर्शवादी दृष्टिकोण के विद्वानों का मानना था कि एक आदर्श विश्व व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। एक ऐसे विश्व की स्थापना होनी चाहिए जहां पर युद्ध, असमानता, अन्याय, अत्याचार और शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है यह नहीं होना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। इन विद्वानों का यह विश्वास था कि मनुष्य विवेकशील होता है, अतः मनुष्य अपनी बुद्धि के दम पर और आने वाले समय में शिक्षा और विज्ञान का जो विकास होगा उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श विश्व समाज की स्थापना की जा सकेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी उदारवादी दृष्टिकोण जो था वह युद्धों का और शक्ति के लिए संघर्ष का पूरी तरह से विरोध करता था और साथ ही साथ यह विश्व शांति और सहयोग का प्रबल समर्थक था। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जो चाहिए की बात करता था। विश्व शांति होनी चाहिए, युद्धों को समाप्त किया जाना चाहिए, संघर्ष नहीं होने चाहिए, देशों के मध्य सहयोग होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के लिए एक विश्व समाज, एक विश्व सरकार की स्थापना
की जानी चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से समूचे विश्व की शांति और व्यवस्था के लिए कार्य करें। तो इस तरह हमने यह समझा था कि यह जो दृष्टिकोण है यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में कल्पना पर आधारित है, क्योंकि यह वर्तमान की बात नहीं करता है बल्कि भविष्य के प्रति उम्मीदों, आशाओं को या इच्छाओं को व्यक्त करता है। चूंकि यह जो दृष्टिकोण था यह अपने आप में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस दृष्टिकोण की जो मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का अगर निर्माण कर दिया जाए, लोकतंत्र का विकास हो, आर्थिक परस्पर निर्भरता को बढ़ाया जाए तो शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं हो पाया था। जैसा कि आप जानते होंगे कि राष्ट्र संघ जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी विचारों से प्रभावित होकर बनाया गया था, वह पूरी तरह विफल हो गया था और उसकी विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध था। साथ ही साथ आर्थिक सहयोग के मामले में 1930 में जो महामंदी आती है, उस महामंदी में देशों का आपसी सहयोग पूरी तरह समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ लोकतंत्र के बजाय पूरे विश्व में तानाशाही शासनों, निरंकुश शासनों का विकास होता है। हिटलर और मुसोलिनी उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स थे। तो इस तरह आदर्शवादी जो दृष्टिकोण था वह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही व्याख्या नहीं कर पाता है। इसी के विरोध में, इसी की आलोचना में रियलिस्टिक अप्रोच या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रचार होता है, प्रसार होता है। विद्वान इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अथवा घटनाओं की व्याख्या करने की नई कोशिश शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है यह क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है की व्याख्या करता है। यह क्या सही है, क्या गलत है, क्या आदर्श है, क्या नैतिक है अथवा नहीं है, इन बातों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और ना ही यह भविष्य के प्रति अपेक्षाओं को, उम्मीदों की बात करता है, बल्कि वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, चाहे वह अच्छी हैं या फिर बुरी हैं, उनके आधार पर विश्व व्यवस्था का वर्णन करता है। दोस्तों, ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है यह कोई नया दृष्टिकोण नहीं है। यह काफी प्राचीन समय से विकास कर रहा है, जिसमें थ्यूसिडाइडस नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर नामक एक किताब लिखी थी जिसमें यथार्थवादी विचारों का वर्णन किया था। इसके अलावा चीन के एक विद्वान हैं शुनजू, उन्होंने भी द आर्ट ऑफ वॉर में यथार्थवादी विचारों का वर्णन किया है। भारत के महान विद्वान कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तिका में यथार्थवादी विचारों को रखते हैं। इसके अलावा निकोलो मैकियावेली जिन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी, थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में तथा जीन जैक्स रूसो ने द स्टेट ऑफ वॉर में यथार्थवादी विचारों का वर्णन किया था। लेकिन इन तमाम विद्वानों के द्वारा ये जो यथार्थवादी विचार दिए गए थे यह राज्य की व्यवस्था के प्रति दिए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में 1919 से पहले किसी भी विद्वान ने यथार्थवादी विचारों का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। लेकिन 1919 के दौरान या उसके बाद जब आदर्शवादी, उदारवादी विचारों के अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, उस दृष्टिकोण को फेल होता हुआ विद्वान पाते हैं, तो फिर यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसका विकास होना शुरू हो जाता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया है उनमें E.H. कार जिन्होंने द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 से 1939 के बीच में यथार्थवादी विचारों का वर्णन किया है।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अथवा राजनीति के बहुत बड़े विद्वान हंस जे मार्गेंथो ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में यथार्थवादी विचारों, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है और इस पुस्तक में उन्होंने यथार्थवादी सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसके अलावा हेनरी किसिंजर, जॉर्ज कैनन, निकोलस स्पाइकमैन, जॉन हर्च, रेमंड एरॉन जैसे बहुत सारे विद्वान हैं जो यथार्थवादी विचारों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन करते हैं। दोस्तों, यथार्थवादी विचारों को या दृष्टिकोण को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी मान्यताओं को समझ लेते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण यह मान्यता रखता है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। मनुष्य सदैव पहले अपना हित चाहता है, दूसरों के हित से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले वह यह चाहेगा कि मेरा हित हो जाए, मेरा हित होने के बाद अगर दूसरों का भी हित होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले मेरा ही हित होना चाहिए। दूसरा, यह मानते हैं कि चूंकि मनुष्य स्वार्थी हैं, इसलिए मनुष्यों से मिलकर जो राज्य बनता है वह राज्य भी स्वार्थ पर आधारित होता है। अर्थात हर राज्य स्वार्थी होता है, हर राज्य का अपना एक राष्ट्रीय हित होता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। ये मानते हैं कि राष्ट्रीय हितों को केवल शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस राष्ट्र के पास, जिस राज्य के पास शक्ति नहीं होती है, वह कभी भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि दूसरे जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो निर्बल राष्ट्र के हितों को निगल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय जगत है, ये जो विश्व है, इसमें अराजकता व्याप्त है। कहने का मतलब है हर राष्ट्र अपने ही हित के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर कोई संघर्ष अथवा शक्ति की होड़ में है, हर कोई अपना हित चाह रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष, अशांति, युद्ध एक विशेषता है, एक इसका अंग है। साथ ही यथार्थवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य अभिनेता अर्थात एक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब है इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राजनीति घटित हो रही है वह राजनीति राज्यों के मध्य होती है, ना कि किसी समुदाय, संगठन, समाज अथवा व्यक्तियों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करने वाला जो मुख्य एक्टर है, अभिनेता है, वह राज्य ही होते हैं। यह मानते हैं कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूलभूत विशेषता है जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह एक व्यक्ति के हित, इच्छा, आवश्यकता अथवा विचार कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं और जब तक ये रहेंगे तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्यों के साथ टकराव अथवा संघर्ष होना स्वाभाविक है, इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की भी अपनी कुछ जरूरतें, इच्छाएं, विचार अथवा हित होते हैं और जब तक ये हित रहेंगे तब तक राष्ट्रों के बीच में टकराव अथवा संघर्ष होता ही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रों के जो हित हैं कभी भी एक रूप नहीं हो सकते जिनके लिए सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहयोग करें, बल्कि यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसीलिए संघर्ष होना स्वाभाविक होता है। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय हितों के लिए अगर संघर्ष युद्धों का रूप लेते हैं तो यह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरह यथार्थवादी अपने विचारों में कहीं ना कहीं युद्धों का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा यथार्थवादी दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए
किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए किसी के ऊपर निर्भर होता है तो यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वक्त आने पर कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र की सिर्फ तभी तक सहायता करता है, तभी तक मदद कर सकता है जब तक कि उसके अपने राष्ट्रीय हित उससे प्रभावित न हो। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं शक्ति को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आदर्शवाद और यथार्थवाद में असमानताओं की। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में जो असमानताएं हैं उनमें मैंने कुछ अंतरों के आधार लिए हैं। सबसे पहला अंतर का आधार है मानवीय स्वभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्शवादी मनुष्य को विवेकशील, सहयोगी और एक नैतिक प्राणी मानते हैं और इसी आधार पर वे एक विश्व समाज बनाने की कल्पना करते हैं, जबकि यथार्थवादी विचार या दृष्टिकोण व्यक्ति को स्वार्थी और प्रभुत्व की लालसा रखने वाला मानता है और इसी विचार के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करते हैं। दूसरा पॉइंट है संबंधों का आधार। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध हैं उनको बनाने के लिए नैतिकता, आदर्शों और सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक देश को दूसरे देश के साथ नैतिक और आदर्श मूल्यों के आधार पर ही संबंधों को बनाना और बढ़ाना चाहिए, जबकि यथार्थवादी ये मानते हैं कि जो संबंध बनते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय हित होते हैं। जिस देश के साथ एक देश का राष्ट्रीय हित मिलता होगा उस देश के साथ वह पहला वाला देश दोस्ती करेगा, सहयोग करेगा। उदाहरण लेते हैं, चीन और पाकिस्तान के हित आपस में मिलते हैं, इसलिए आप पाएंगे कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के मित्र हैं, जबकि भारत के हित पाकिस्तान और चीन के राष्ट्रीय हितों के साथ टकराते हैं, इसलिए भारत उनका शत्रु अथवा प्रतिद्वंदी है। इस तरह यथार्थवादी मानते हैं कि जो संबंध हैं वो किस प्रकार के होंगे, इसको निर्धारित करने वाला जो कारक तत्व होगा वो राष्ट्रीय हित होगा। तीसरा पॉइंट है प्रोत्साहन। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक जो देश होगा वह भी सामाजिक होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव सामाजिक है, अतः मनुष्यों से मिलकर जो राज्य बनता है उसका स्वभाव भी सामाजिक और सहयोगी होना चाहिए। प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे उतना ही अधिक विश्व समाज में प्रत्येक देश का लाभ होगा अथवा विकास होगा, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। जबकि यथार्थवादी ये मानते हैं कि राष्ट्रीय हित तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, कोई भी देश अपना हित, अपना लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके पास अधिक से अधिक शक्ति होती है। इस तरह हम देखते हैं कि आदर्शवाद सहयोग को प्रोत्साहन देता है, जबकि यथार्थवाद शक्ति को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है विचारों का केंद्र। दोस्तों, आदर्शवादी जो विद्वान हैं उनके दृष्टिकोण में, उनके विचारों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एक केंद्र के रूप में है। उस अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए ही वे अपने विचारों का, अपने दृष्टिकोण का ताना बाना बुनते हैं, जबकि यथार्थवादी विचारों के केंद्र में राष्ट्रीय हित हैं और राष्ट्रीय हितों के लिए शक्ति अर्जन जरूरी है और शक्ति को प्राप्त करने के लिए हर देश संघर्ष में संलिप्त होता है और संघर्ष कई बार युद्धों का रूप भी लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति। आदर्शवाद की जो प्रकृति है वह अंतर्राष्ट्रीयवादी है।
पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज को देखकर यह अपने विचारों को रखते हैं, जबकि यथार्थवाद की जो प्रकृति है वह राष्ट्रवादी है। कहने का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय समाज का भला हो अथवा ना हो, अंतर्राष्ट्रीय समाज में शांति हो अथवा ना हो, इनके विचारों के केंद्र में एक राष्ट्र है, राष्ट्र का अधिक से अधिक हित होना चाहिए। इस तरह के विचार इस दृष्टिकोण के अंदर नजर आते हैं। अंतिम पॉइंट है उद्देश्य पूर्ति का जो स्वरूप है वो कैसा है। आदर्शवादी दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को रखते हैं, जबकि यथार्थवाद के अंदर आप पाएंगे कि यह सिर्फ वर्तमान की बात करता है। इसको तात्कालिक जो घटनाक्रम है उसके व्याख्या करने की चिंता पड़ी है। भविष्य कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, कैसे भविष्य में सुधार किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समाज को कैसे एकजुट किया जा सकता है, इसके बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण खामोश हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आदर्शवाद और यथार्थवाद में असमानताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और यह आदर्शवाद से क्या असमानताएं रखता है। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। नंबर 1, यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। नंबर 2, E.H. कार ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जो उनकी प्रसिद्ध है। नंबर 3, आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच में प्रमुख अंतर क्या है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप बहुत बहुत आगे बढ़ें, खूब सारा पढ़ें, खूब सारी तरक्की करें। अगर आपको मेरे द्वारा किए जा रहे प्रयास किसी भी रूप में उपयोगी साबित हो रहे हैं, आपके पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मस्ती की पाठशाला के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।